जापान में 2007 से 2009 के बीच 40 से 80 साल के सिंगल आदमियों के अलग अलग तरीकों से डेथ के केसेस सामने आ रहे थे और कोई भी सस्पेक्ट सामने नजर नहीं आ रहा था क्योंकि सभी डेथ्स सुसाइडल लग रही थी। लेकिन 6 अगस्त 2009 की सुबह साइतामा में एक रेंटल कार थी जिसके बैक सीट पर एक आदमी की डेड बॉडी मिली, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि इसका लिंक उसकी गर्लफ्रेंड काने किजिमा से जुड़ा है। काने किजिमा 27 नवंबर 1974 में नाकाशी बेत्सु, होकाइडो, जापान में पैदा हुई थी। किजिमा एक लग्जूरियस फैमिली से बिलोंग करती थी। वो 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उसकी मॉम एक पियानो इंस्ट्रक्टर थी। उसके फादर रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए काफी स्ट्रिक्ट थे, जो काने में भी दिखाई देते थे। उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई पर ध्यान देना ही सब कुछ मैटर करता है। 1993 में किजिमा ने अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद अपनी हायर स्टडीज को परस्यू करना चाहा, जिसकी वजह से उसने टोक्यो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अपने होम टाउन से टोक्यो शिफ्ट हो गई और वहां जाकर उसने फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स में अपना एनरोलमेंट किया। लेकिन कुछ महीनों बाद ही उसने फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस किया क्योंकि उसके फादर ने उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करने से मना कर दिया था और ना ही उसकी मॉम का कुछ खास उसे सपोर्ट मिला। इन सभी कारणों की वजह से उसे यूनिवर्सिटी से ड्रॉप लेने पड़ा। उसके बाद अपना करियर स्टेबल करने में उसे काफी दिक्कतें आई और फाइनेंशियली वीक होने की वजह से अपनी टीनेज में ही क्रिमिनल बिहेवियर को अपना लिया। जब वो 19 साल की थी तब उसका 40 साल का बॉयफ्रेंड था और उसने उसके साथ मिलकर 8 मिलियन येन की चोरी की। लेकिन माइनर एज होने की वजह से उसे प्रोबेशन में रखा गया। लेकिन जब उसने अडल्टहुड में कदम रखा तब वो शॉप से चोरी करना शुरू कर चुकी थी। 1999 में कॉस्मेटिक चुराए, 2000 में बुक्स चुराई, 2003 में इंटरनेट स्कैमिंग में पकड़ी गई। साल 2000 की शुरुआत में किजिमा अडल्ट एंटरटेनमेंट सेक्टर में काम करना शुरू कर चुकी थी। वो शिंजुकू नाइट क्लब में एज अ हॉस्टेस थी, जहां पर यंग वुमेन्स को ज्यादा पैसे मिला करते थे। इस रोल की वजह से उसके सोशल कनेक्शंस बढ़े, बट इससे उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली थी। इसी बीच उसने खुद को एज अ केयर गिवर और थेरेपिस्ट के रूप में दिखाया। किजिमा पर मिलियंस का कर्जा था, जिसे भरने के लिए वो लोगों को अपनी स्ट्रगल की कहानी बढ़ा चढ़ा कर बताया करती थी, जिसकी वजह से लोग उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देते थे या फिर कुछ गिफ्ट्स भी दे दिया करते थे। इन टैक्टिक्स को फॉलो करते करते वो लोगों को मैनिपुलेट करना सीख गई थी और अब वो अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए पूरी तरह से तैयार थी और वो स्टेप था कोनोकात्सु, एक मैरिज हॉन्टिंग वेबसाइट। इस वेबसाइट के थ्रू किजिमा अकेले अमीर आदमियों से मिली जिन्हें वो अपना आसानी से टारगेट बना सकती थी। किजिमा का पहला मर्डर अटेम्प्ट एक 53 ईयर ओल्ड रियल एस्टेट एजेंट का था जिसका नाम तकाओ तरीदा था। इन दोनों की मुलाकात ऑनलाइन वेबसाइट की वजह से ही होती है और 30 जनवरी 2009 को उसे उसके ही घर में ओमे, टोक्यो में किजिमा मार देती है। पुलिस को उसकी बॉडी 4 फरवरी को मिलती है और उसके बैंक अकाउंट से 17 मिलियन येन किजिमा अपने बैंक में ट्रांसफर करवा लेती है। किजिमा का दूसरा विक्टिम केंजो एंडो, एक 80 साल का कंपनी एग्जीक्यूटिव, जिसे वो 2008 में सेम प्लेटफॉर्म से मिली थी। 15 मई 2009 को उसके घर नोदा चिबा प्रेफेक्चर में स्टोव और चारकोल जलाकर किजिमा उसे मार देती है। पेंटर का बेटा था जिसके फादर की पेंटिंग्स किजिमा अपने साथ चुरा कर ले जाती है और उन्हें काफी अच्छे प्राइजेस में बेचती है, जिसकी वजह से उसे काफी मोटा पैसा मिलता है और प्लस केंजो के अकाउंट से 1.9 मिलियन येन अपने बैंक में ट्रांसफर करवा लेती है। उसका तीसरा विक्टिम योशियुकी ओइदे, 41 ईयर ओल्ड कंपनी एम्प्लॉय, जिससे किजिमा 2009 में सेम वेबसाइट से मिलती है और 6 अगस्त 2009 को उसकी बॉडी एक कार में मिलती है। किजिमा ने ओइदे से अप्रॉक्स 5 मिलियन येन ट्रांसफर किए थे। सदाओ फुकायामा, 70 ईयर ओल्ड, जिससे किजिमा अगस्त 2007 में मिलती है। उसकी बॉडी बाथरूम में नेकेड मिलती है उसके होम मात्सुदो में। उसकी डेथ का कोई कारण नहीं पता चल पाया, बट उसके बैंक से किजिमा टोटल 74 मिलियन येन अपने बैंक में ट्रांसफर करवाती है। वो अपने हर एक मर्डर को एक पैटर्न में किया करती थी। वो अपने
हर एक टारगेट को घर का खाना बनाया कर खिलाती थी और उनकी काफी केयर भी करती थी, जिससे सभी विक्टिम्स को उस पर ट्रस्ट हो जाता था। वो उन सबको इस तरह से यकीन दिला देती थी कि वो कितनी सीधी सादी और वाइफ मटेरियल है। और इस समय पर विक्टिम्स खुद को काफी अकेला महसूस कर किजिमा के झांसे में आ जाते हैं। किजिमा उन विक्टिम्स को बताती थी कि वो टोक्यो की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की बेटी है, और कुछ लोगों को बताती थी कि पियानो इंस्ट्रक्टर की बेटी है, या नर्स, शेफ, काफी अलग अलग प्रोफेशन के लोगों की बेटी है। कुछ के लिए तो उसने अपने पेरेंट्स को ही मार दिया था, और अपनी लग्जरियस लाइफ दिखाने के लिए रेंट पर मर्सिडीज और एक महंगे रेंट के घर में रहा करती थी। उसने ये सब विक्टिम्स के पैसों से ही अफोर्ड किया था, और वो अपने एविडेंस को भी लास्ट में मिटाना कभी नहीं भूलती थी। इन सब के बावजूद जब विक्टिम्स को उस पर पूरा भरोसा हो जाता था, तब किजिमा अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर चल पड़ती थी। पहले वो कोयले के छोटे छोटे टुकड़े खरीद कर लाती थी, जिसको जलाने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन रिलीज होता है, और उससे पहले उनके खाने में एक नशे की दवाई उन्हें खिलाकर बेहोश कर देती थी, और अपने विक्टिम्स के लिए काफी आइसोलेटेड जगह चुनती थी, ताकि उनमें से कोई भी मर्डर ना लगे, सब ऐसा दिखे कि वो सुसाइड है या फिर कोई एक्सीडेंटल डेथ है। मर्डर से पहले उसके कुछ टाइम बाद किजिमा अपने बैंक में पैसा ट्रांसफर करवा लेती थी। सभी विक्टिम्स दम घुटने या फिर जलने के कारण ही मरते हैं, जिसकी वजह से एविडेंस को भी हाथ में लाना काफी मुश्किल हो जाता था, और किजिमा इतनी चालाक थी कि अपने एविडेंस को भी उठाकर ले जाती थी। उसका एक सर्वाइवर तो इतना उसका दीवाना था कि उसने उसके लिए कुछ लाइन्स बोली थी। The food was delicious. She made tea without asking. I thought she make a great wife. किजिमा सबसे पहले मैरिज फ्रॉड में 25 सितंबर 2009 को अरेस्ट हुई। साइतामा पुलिस को शक था कि वही है जो लोगों को स्कैम कर रही है। उसके इंटेरोगेशन में इसने कन्फेस किया कि कई बार लोगों को स्कैम किया है, और जनवरी 2000 तक 6 बार अरेस्ट हुई। पुलिस ने इसकी आईपी एड्रेस, अलग अलग अजीब सी प्रोफाइल्स को ट्रेस किया, और जो उसके जहां पर रह रही थी उसी जगह से थे। इसके बाद पुलिस ने क्रॉस चेक किया। 2007 में भी ऐसे काफी केसेस हुए हैं, और किजिमा के केसेस भी काफी सिमिलर हैं। जो भी सामान खरीदा गया था विक्टिम्स के घर पर था, वो सब किजिमा ने खरीदा था। हर विक्टिम ने लास्ट टाइम किजिमा को ही देखा था। तकाओ तरेदा के केस में भी कुछ ऐसा ही सीन था। तरेदा का पर्सनल कंप्यूटर और की उसके घर से गायब थे। केंजो आंदो के केस में उसने आज तक कभी भी स्लीपिंग पिल्स नहीं ली थी, बट पर पहली बार उसने 10 गुना ज्यादा उसकी बॉडी में स्लीपिंग पिल्स के अमाउंट पाए गए। योशियुकी ओइदे के केस में उसकी रेंटल कार की कीज बहुत ज्यादा दूरी पर मिली थी। ये नेचुरल चीज नहीं है कि कोई अपनी ही कार को, उसकी चाबी को बाहर फेंक दे। उसने सुसाइड से पहले चारकोल को भी जलाया होगा। उसके काफी सारे एविडेंस गायब थे, तो इट्स नेचुरल कि उन सबको किजिमा पर ही शक हुआ हो। किजिमा का ट्रायल 2000 जनवरी 10 से 13 अप्रैल 2012 तक चला। ये जापान का सबसे लंबा ट्रायल था, जो कि 100 दिन चला, जिसमें 6 जजेस, 3 मेल एंड 3 फीमेल, और उन्होंने किजिमा पर आरोप लगाया कि उसने फ्रॉडिंग, पैसे, शादी की फ्रॉडिंग करी है, और काफी लोगों का मर्डर भी किया है। इसी के बिहाफ में 63 विटनेसेस को बुलाया गया, जिसमें विक्टिम्स के रिलेटिव्स थे। किजिमा ने जेल के अंदर ही शादी की, और उसने अपना नाम चेंज कराने के लिए 2016 में सुप्रीम कोर्ट से अपील की, जहां पर उसके जज ने डिसाइड किया कि इस चीज की ओपनिंग सेशन 10 फरवरी 2017 को होगी। जिस दिन हियरिंग होती है उस दिन डिफेंस कोर्ट किजिमा के बिहाफ में कहता है कि, और सभी ने ये मांग की कि किजिमा को बहुत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन किजिमा के डिफेंस में उन्होंने बोलना शुरू किया कि किजिमा पर जो 2 मर्डर केसेस लगे हैं वो सुसाइड्स हैं, उससे किजिमा का कोई लेना देना नहीं है, और कोई भी फिजिकल एविडेंस ना होने की वजह से किजिमा पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उसने किसी के साथ कोई फ्रॉड किया है। और उन्होंने ये भी बताया कि विक्टिम्स के जो भी रिलेशनशिप किजिमा के साथ थे वो सारे म्यूचुअल कंसर्न के साथ थे, उसमें कोई वायलेंस इन्वॉल्व नहीं था, और
किजिमा को एज अ विक्टिम दिखाया गया। कोई भी फैक्ट इस चीज से मैटर नहीं करता और कोर्ट उस डेट को 14 अप्रैल के लिए सेट कर देते हैं। 14 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट जज योशिनोबु ओनुकी कहते हैं कि इंटेंशनली किलिंग बहुत बुरी चीज है। वो सारे एविडेंस को अपने मद्देनजर रखते हुए उसको डेथ पेनल्टी दे देते हैं। लेकिन किजिमा ने टोक्यो हाई कोर्ट में अपनी अपील कराई कि वो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया, ये सारी डेथ्स सुसाइड और हो सकते हैं, मैंने इनमें से कोई मर्डर नहीं किया। लेकिन हाई कोर्ट में 2013 से 14 तक काफी आर्ग्यूमेंट्स चली। फिर से वही, कोई भी एविडेंस इंक्लूड ना होने की वजह से, कोई भी डायरेक्ट प्रूफ ना होने की वजह से 12 मार्च 2014 को टोक्यो हाई कोर्ट ने उसकी डेथ सेंटेंस को रिजेक्ट कर दिया। किजिमा ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट को एक और अपील लिखी कि वो उसमें लोअर कोर्ट्स के जितने भी आरोप उस पर लगे हैं वो सब भी हटा दिए जाए। लेकिन टोक्यो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 को उसकी ये अपील को रिजेक्ट कर दिया और उसे कड़ी से कड़ी डेथ पेनल्टी मिली। इसकी लाइन में वो आज तक लगी हुई है। यूजुअली जापान में जब किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड निकलता है तो उसे पब्लिक से हटा दिया जाता है, वो पब्लिक से किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं रख सकता। लेकिन किजिमा आज भी अपने ब्लॉग्स जेल के थ्रू लिखती है